नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्र रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष जन्म कुंडली में एक ऐसे विषय को लेकर के जिस योग को बड़ा ही अच्छा कहते हैं और निस्संदेह ये योग जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। इस योग में जातक बुद्धिमान, ज्ञानवान, अपने कार्य शैली के लिए जानने जाने वाला, अपने कार्य शैली को एक विशेष प्रकार से करने वाला बुद्धिमान और ज्ञानवान होता है। लेकिन ये योग जो है वो सिर्फ एक जगह समस्या देता है और वो है विवाह में। विवाह नहीं होने देता ये योग जल्दी। लगभग 40 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक उस जातक और जातिका की, यानी कि एक जातक की कुंडली है, एक स्त्री की कुंडली है, एक पुरुष की कुंडली है, इनका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो वो योग क्या है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। ये योग आपके कुंडली में यदि है तो निस्संदेह बहुत ही एक आले दर्जे के, यानी कि एक अलग तरह के, बिल्कुल आप बुद्धिमान, ज्ञानवान, अपने कला से जानने वाले हैं। लेकिन विवाह को लेकर के आप परेशान यदि हैं और आप देखा कि आपने कुंडली में मांगलिक दोष भी नहीं है और किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि ये दोष आपकी कुंडली में है तब भी विवाह में समस्या देता है, तो क्या है वो योग क्या है? शुक्र और बृहस्पति की युक्ति का योग, यानी शुक्र और बृहस्पति का कंजक्शन, जहां पे एक साथ वो बैठे या एक दूसरे को यदि दृष्टि देते हैं तो विवाह में विलंब होता है। यानी कि 35, 40, 45 साल तक विवाह नहीं होता है जब तक आप उस दोषों का समन न करवा लें। गुरु और बृहस्पति की युति, क्योंकि दोनों ही जो हैं वो आचार्य हैं, एक देवों के आचार्य हैं और एक दैत्यों के आचार्य हैं, यानी देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्लाचार्य। तो जब दो एक ही स्वभाव के लोग एक ही जगह बैठ जाएं या एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि संबंध करें तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नैसर्गिक रूप से ये दोनों शत्रु ग्रह हैं। तो अब एक प्रश्न यहां पे ये उठेगा कि आखिर में यदि ये युति आपकी कुंडली में बनी है तो उसका क्या समाधान हम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए आप क्या उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप देखिए आपका विवाह यदि नहीं हो रहा है और सारे दोस्त आपके कुंडली में आपने देखा कि ना मांगलिक है ना और कोई समस्या है, फिर भी विवाह में विलंब हो रहा है, तो गुरु और शुक्र की युति को देखना बिल्कुल मत भूलिए। अब यहां पे एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ये बृहस्पति और शुक्र की जो युति है ये अपने आप में बहुत अच्छी मानी गई है। यदि बृहस्पति इसमें यदि आपके कुंडली में मजबूत हो गए, मैं यहां पे बृहस्पति और शुक्र के युति के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करूंगा आपको, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। यदि बृहस्पति इस कुंडली में कारक यदि हो गए और बृहस्पति का पलड़ा भारी हो गया तो जातक फिर बृहस्पति के प्रभाव से प्रभावित होता है। तो बृहस्पति के प्रभाव क्या है? आध्यात्मिक होगा जातक। जातक जो है वो धर्म कर्म की तरफ आकर्षित होने वाला होगा। माने बृहस्पति जो है वो देवर्षि हैं और शुक्र जो है वो राजर्षि हैं, वो राज ऋषि हैं और ये देव ऋषि हैं। तो शुक्र का प्रभाव जातक को अलग दिशा में लेके जाता है। शुक्र जो है वो भोग विलास के कारक हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो है वो अध्यात्म के कारक हैं, वो शिक्षा के कारक हैं। शिक्षा के कारक तो शुक्र भी हैं, क्योंकि शुक्र के पास वो शिक्षा थी जो बृहस्पति के पास नहीं थी, यानी कि मृत संजीवनी मंत्र जो भगवान भोलेनाथ की आराधना करके और दैत्य गुरु शुक्लाचार्य ने प्राप्त किया था। आचार्य तो भी हैं, सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम, ये उनके मंत्र में आता है। सर्वशास्त्र के जानकार हैं वो, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो भोग की तरफ ज्यादा आकर्षित करता है। और जहां आपने भोग की तरफ, मान लीजिए आपके कुंडली में शुक्र का पलड़ा भारी है और दोनों एक साथ बैठे हैं, तो शुक्र आपको भोग की तरफ आकर्षित करेंगे। और जहां आपने चरित्र को अपने हाथ से थोड़ा सा भी ढीला छोड़ा कि आपका पतन वहां पे निश्चित है। वहां पतन आपका निश्चित है, या यूं कह लीजिए वहां जातक का सर्वनाश हो जाता है इस योग में।
तो योग जो है अपने आप में बहुत अच्छा भी है और बहुत खराब भी है। इस योग में जन्मे जातक जो है वो निस्संदेह एक अलग ही उनके अंदर गुण और क्वालिटी होता है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि दोनों ग्रहों में आखिर में कौन और कैसे और किसको आपको मजबूत करना है। एक कुंडली यहां पे मैं लेता हूं, यहां पे ये है वृश्चिक लगन की कुंडली है, और आप जानते हैं कि मेष लगन में, कर्क लगन में, सिंह लगन में, धनु लगन में, मीन लगन में यहां पे जो है बृहस्पति कारक होते हैं। यहां बृहस्पति कारक होते हैं, यानी कि मेष लगन में, कर्क लगन में, सिंह लगन में, वृश्चिक लगन में, धनु लगन में और मीन लगन में, इन 6 लगनों में बृहस्पति कारक होते हैं। और बाकी जो बच जाते हैं उसमें शुक्र कारक होते हैं। तो ये जो है वो वृश्चिक लगन की कुंडली है, तो लगन में ही यहां पे गुरु बैठे हैं, तो जातक की शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी। ऐसे जातक जो उच्च क्वालिफाइड होगा, उच्च शिक्षित होगा, तो हर प्रकार से ये जातिका जो है हर प्रकार से जो है अच्छी है, पढ़ी लिखी है, अच्छा नौकरी भी करती है। लेकिन 40 वर्ष हो गए, 1983 का जन्म है, अभी तक विवाह नहीं हुआ है। तो आखिर में क्या कारण है कि विवाह नहीं हुआ है, उस विषय पर चलते हैं। तो यहां बृहस्पति सप्तम में बैठे हैं, और सप्तम में बृहस्पति जो है, क्षमा कीजिए, सप्तम में शुक्र बैठे हैं, और सप्तम में शुक्र कारक होते हैं। लेकिन किसके कुंडली में? तो पुरुष के कुंडली में स्वराशिगत बैठे हैं, और सप्तम भाव के कारक शुक्र को ही माना गया है। तो कारको भाव नासाय का सूत्र लागू होता है, और ऊपर से बृहस्पति लग्न में बैठे शुक्र को देखते हैं, मैंने दोनों एक दूसरे को परस्पर देखते हैं। और इनका सप्तम भाव जो है एक तरफ से मंगल और बुध ने बैठ करके पाप कर्तरी दोष में डाल दिया है। तो सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव जो है कारक जो है शुक्र, वो पाप कर्तरी दोष में है, यानी कि सप्तम भाव संपूर्ण रूप से पीड़ित हो गया। अब बृहस्पति किसी भी लड़की कुंडली में जो है वो किसके कारक होते हैं? तो विवाह के कारक होते हैं। तो यहां बृहस्पति भी केतु और शनि के मध्यस्थ फंस करके और ये भी पाप कर्तरी दोष में आ गए हैं। तो यहां पे वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है पीड़ित हो चुके हैं, यानी कि सप्तम भाव भी पीड़ित है, भावेश और भाव का कारक तीनों ही पीड़ित है। इस वजह से विवाह में समस्या, और ऊपर से दोनों एक दूसरे को परस्पर देखते हैं। अब यहां पे कई लोग कहते हैं, या मैंने भी ऐसा पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, कि जब सप्तम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि हो जाता है का विवाह जो है जल्दी हो जाता है। लेकिन यहां पे वो सूत्र तो लागू नहीं हुआ, क्योंकि सप्तम भाव भी पाप कर्तरी दोष में है, भावेश भी पाप कर्तरी दोष में, भाव का कारक भी पाप कर्तरी दोष में, यानी कि संपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं ये जो है वो पीड़ित मुझे दिखाई दे रहा है। अब यहां पे क्या करना चाहिए? अब क्या है कि मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब तक से बहुत समस्या ना आ जाए तब तक लोगों की आदत है, और उसमें मैं भी शामिल हूं, कि तब तक हम इलाज नहीं खोजते हैं। मैंने थोड़ा सा यदि कहीं कट जाए तो हम उसको कटने के बाद में वो बड़ा घाव बन के जब तक वो पक ना जाए और जब तक पस ना निकल जाए तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो जब उम्र के 40 साल जब बीत गए तब इनके माता और पिता को ध्यान आया कि अब थोड़ा ज्योतिषी के पास चलना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर में विवाह क्यों नहीं हो रहा है। तो क्या ये चीज हम पहले पता नहीं कर सकते हैं? क्या ये पहले चीज जान करके हम इसको ठीक कर करके और समय से विवाह नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि जब तक गले तक ना आ जाए बात तब तक आप ना जाएं। तो यही सवाल यहां भी खड़ा होता है। तो यहां पे आपको करना क्या है? तो यहां पे आपको पहले तो पाप कर्तरी दोष की पूजा करा लेनी है, जो सप्तम भाव पाप कर्तरी दोष में है। शुक्र के मंत्रों का आपको जाप करते रहना चाहिए। और बृहस्पति के लिए यहां पे, चूंकि बृहस्पति लगन में बैठे हैं और इस कुंडली में कारक होते हैं, तो बृहस्पति के लिए यहां पे आपको क्या करना चाहिए? पुखराज रत्न धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति फाइनेंस के भी कारक हैं, और बृहस्पति यदि खराब हो तो 3 सुख पूरी तरह से नष्ट करते हैं। क्या क्या? संतान सुख, पति का सुख, स्त्री के कुंडली में संतान सुख, पति का सुख, और जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी जातक को देते हैं, यानी कि अर्थ उसके पास टिक नहीं पाता है। और ऐसे भी केतु अकेले कुंडली के दूसरे भाव बैठे हैं तो वो धन तो बचने देंगे नहीं। और बृहस्पति यहाँ पे धनेश भी है और पंचमेश भी हैं, और पंचम हम सूर्य बैठे हैं। तो ये बृहस्पति आगे चल करके अब आप खुद ही थोड़ा सा अपने मन में सोचिए कि जब 40 वर्ष बीत गए हैं और अजीब उपाय करके यदि विवाह भी होता है, क्या संतान समय से प्राप्त हो जाएगा बिना कठिनाई के?
क्या लगता है आपको? तो यहां पे सूर्य का पंचम में बैठना भी परेशानी का कारक है। गर्भपात इत्यादि का जातिका का कुंडली है, गर्भ भाव में बैठे हैं सूर्य, अष्टम भाव में। अष्टम भाव और सप्तम भाव जातक के व्यक्तिगत स्थानों का, व्यक्तिगत जो हमारे पर्सनल स्थान है उसके जगह है। तो वहां पे ऐसे स्थिति का बनना, पाप करते रोज में सप्तम भाव का आना और अष्टम में राहु का बैठना परेशानी देगा। जातक को संतान प्राप्ति में जातिका को परेशानी होगी। तो बृहस्पति को जितना मजबूत रखें उतना अच्छा है। एक चिटकी हल्दी पानी में डाल के नहाएं गुरुवार से, बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें, बृहस्पति का व्रत करें प्रॉपर तरीके में, एकदम बिल्कुल बृहस्पति का मंत्र जापें संकल्पित होकर कि विवाह के लिए, और साथ ही साथ बृहस्पति का व्रत संकल्पित होकर के कम से कम 21 बृहस्पतिवार जो है वो करें, तब जाकर के लाभ होगा। और संपूर्ण होने के बाद उद्यापन भी करें। और संकल्प में यह होना चाहिए कि शीघ्र विवाह हेतु, उत्तम पति प्राप्ति हेतु गुरुवार व्रत करनार्थे हम संकल्प कैसे करके तब जाकर के यहां पे बात बनेगी। बृहस्पति और शुक्र के दोनों के मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। केले के पेड़ में गुरुवार के दिन चना के दाल गुण हल्दी डाल करके और जल दें, उससे बृहस्पति अच्छे होते हैं। किसी धर्म स्थान पे जाकर के सेवा करें, उससे बृहस्पति अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीजें जब करेंगे तब जाकर के फायदा होगा। पुखराज, अच्छे से अच्छे क्वालिटी का पुखराज पहनना ज्यादा लाभदायक होगा। अब यहां पे चले आइए। यहां पे तो पाप करते रही दोस्त आपने देखा, लेकिन ये कुंडली देखिए। ये भी एक लड़के की कुंडली है और उम्र 35 वर्ष हो चुकी है, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है। यहां पे सप्तम भाव में शुक्र और गुरु दोनों बैठे हैं। अब एक बात समझिए, पुरुष की कुंडली है। अब हम क्या कहेंगे कि सप्तम भाव में यदि शुक्र बैठे अकेले तो कारको भाव नाशाय का सूत्र लागू होगा, लेकिन तो यहां बृहस्पति बैठे हैं तो सूत्र लागू नहीं होगा। लेकिन देव गुरु और दैत्य गुरु दोनों ही इस कुंडली में जो है वो कहां बैठे हैं? सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव विवाह का है। अब विवाह का सप्तम भाव है तो ये विवाह करने में कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न हो रहा है। जब तक का विवाह नहीं हो रहा है, काफी प्रयत्न कर लिए, कम से कम 200 से ज्यादा या 100-200 के लगभग कम से कम लड़कियों के रिश्ते आए, देखें, हर प्रकार से इन्होंने प्रयत्न किया। मैट्रिमोनियल साइट पर जाके देखा इन्होंने, पेपर में, न्यूज़पेपर में ऐड करवाया, फिर भी विवाह नहीं हो रहा है। क्यों? देखिए सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पे सूर्य जो है वो कुंडली के भाग्य भाव में जाकर के नीच का बैठा हुआ है। किसके राशि में? शुक्र के राशि में। लेकिन शुक्र का परिवर्तन भी है केंद्र से, तो नीचत्व लगभग हम भंग मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि अच्छे भाव से परिवर्तन हो रहा है, यानी सप्तम और भाग्य का परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अब यहां पे वो भी क्या देखिए कि सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं और सूर्य से तात्कालिक मित्रता में भी हैं। लेकिन यहां पे 1 2 3 4 5 केतु की दृष्टि भी है, और साथ ही साथ यहां से जोड़ेंगे तो 3, यहां पे शनि की 7 8 9 10 और शनि की दृष्टि भी है सूर्य पे। तो सूर्य पे 2 पाप ग्रह की दृष्टि का पड़ना, और सप्तम भाव पे राहु की भी 9वीं दृष्टि पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव का जो कारक हुआ पुरुष की कुंडली में कौन हुआ? शुक्र हुआ, तो पीड़ित हो गया। बृहस्पति विवाह कराने के लिए जवाबदार है, वो भी पीड़ित हो गए, और सप्तम भाव का स्वामी भी कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित हो गया। तो यहां पे बृहस्पति और शुक्र दोनों बैठ करके विवाह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो क्या करना चाहिए अब यहां पे? तब यहां पे आप ये देखिए कि इस लग्न में कौन कारक है। तो एक कुंभ लग्न की कुंडली है, यहां पे शुक्र कारक होंगे, तो यहां पे शुक्र को मजबूत करना चाहिए। और यहां पे डिग्री भी शुक्र की 1 डिग्री है मात्र, तो शुक्र के पास ज्यादा बलाबल है नहीं। तो यहां पे शुक्र के लिए जातक को बढ़िया ओपल रत्न धारण करना चाहिए और शुक्र और गुरु के मंत्रों का लगातार जाप करते रहना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, और सूर्य भगवान को मजबूत करने के लिए एक मुखी रुद्राक्ष प्रतिष्ठित करके गले में धारण करना चाहिए। और सूर्य के लिए जो है वो रविवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए या गेहूं का दान करना चाहिए। इससे सूर्य का जो है पाप प्रभाव कम होगा। हो सके तो सूर्य देवता के लिए मंत्रों का जाप करा करके दशांश हवन तर्पण और मार्जन करके उनको प्रसन्न करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। इससे काम बनने की संभावना यहां पे बन जाती है, इससे काम इनका बन जाएगा। तो शुक्र और बृहस्पति की युति विवाह में बाधा दे देता है। और 40-45 वर्ष तक मेरे पास और भी कई सारी एग्जाम्पल कुंडलियां हैं
तो ये बहुत सारी कुंडलियों में देखने के बाद मैंने सोचा कि ये जो युति है इसका नतीजा आपको बताना चाहिए। युति अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि आप खुद ही समझिए कि दो दो नैसर्गिक शुभ ग्रह जब लगन को देखेंगे, शुक्र और बृहस्पति, तो जातक के पास ज्ञान और मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। ये जातक जो है इंजीनियर है और अच्छा पैसा कमा रहा है, धन धान्य के मामले में कहीं समस्या नहीं है, लेकिन विवाह को लेकर समस्या है। तो कहीं ना कहीं शुक्र और बृहस्पति ने जातक के विवाह में बाधा उत्पन्न किया, क्योंकि यहां पे तो सप्तम, यहां पे तो कोई पाप कर दे दोष इत्यादि भी नहीं है, सिर्फ ये समस्या जो मैंने आपको बताया। तो एक नजर में अब यहां पे अब ये मत देखिए कि सप्तम भाव पीड़ित, सप्तम भाव बैठे ग्रहों का ही आप उपाय कर लीजिए, नहीं, सप्तम पति को भी देखिए, सप्तम पति को भी देखिए। तो यहाँ पे आप सिर्फ शुक्र के लिए रत्न धारण कीजिए और बृहस्पति को जो है मंत्रों के द्वारा प्रसन्न कीजिए, क्योंकि इस कुंडली में बृहस्पति बहुत कारक होते नहीं है। तो इस उपाय से आपको देखना पड़ेगा कि वो किस राशि में बैठे हैं और क्या तात्कालिक मित्रता में बैठे। मान लीजिए यदि यहाँ पे शुक्र यदि तात्कालिक मित्रता में नहीं बैठता सूर्य के साथ में, तो तब क्या होता, तब भी ओपल पहनने के लिए मैं कहता थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा स्थितियों को देख करके। तो आप यदि इस समस्या से जूझ रहे हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाइए। यदि आप एक नॉर्मल जो विवाह कार्य होता है 25, 26, 27, देखिए यदि विलंब हो रहा है तो तुरंत मिलिए और अपनी कुंडली को दिखाइए कि समस्या कहां है इसमें और किस ग्रहों की वजह से जो है वो समस्या आ रही है, और उसका उपाय कीजिए, निस्संदेह लाभ होगा आपको। तो बृहस्पति यदि कारक है तो बृहस्पति को पावर दीजिए, और शुक्र यदि कारक है तो शुक्र को पावर दीजिए, दोनों के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, और सप्तमेश यदि कमजोर है तो उनका भी आपको उपाय करवाना चाहिए। इससे आपका विवाह शीघ्र होगा और आपको लाभ हो जाएगा। तो यकीन है कि ये विषय आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ये दोनों कीजिए, ताकि मैं नित्य आपके साथ बना रहूं और नए नए जो कुंडली से संबंधित जो चीजें हैं वो मैं आपको लगातार देता रहूं। तो आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।